जोहार, जयमुल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। थॉटकास्ट के इस 10वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ में थॉटकास्ट के इस एपिसोड में गेस्ट के तौर पर, मेहमान के तौर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर चौधरी विकास पटेल जी है और साथ में ही कुमार काले सर है जो कि एमएन टीवी के मुख्य संपादक है। इन दोनों मान्यवरों के साथ हम चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की एक परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश में चल रही है और रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट आई है। हालांकि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पर हमने कुमार काले सर के साथ में थॉटकास्ट के ही एक एपिसोड में चर्चा की थी। वो एपिसोड भी अगर आपको देखना है वो क्या चर्चा हुई थी, वो एपिसोड आप एमएन टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे विकास चौधरी जी से। विकास चौधरी जी, आपका स्वागत है एमएन टीवी पर और साथ में कुमार काले सर का भी मैं स्वागत करता हूं। सवाल का सिलसिला शुरू करना सवाल का सिलसिला मैं विकास चौधरी जी से शुरू करता हूं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की परिवर्तन यात्रा, प्रदेश स्तर की परिवर्तन यात्रा जो है उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसका क्या मकसद है और अब तक उसकी क्या उपलब्धियां हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जो प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा 2 फरवरी से अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जन्मदिन से शुरू की गई जी। ये यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में ले जाने का प्लान है और लगातार ये यात्रा चल रही है और इसके बाद इस यात्रा को पूरे देश भर में भी ले जाए। इसके पीछे का जो बड़ा मकसद है वो बड़ा मकसद ये है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको उनके हक अधिकार के बारे में चेतना और जागृति नहीं है जी। और जिसकी वजह से वो हमेशा ब्राह्मणवादियों के शिकार हो जाते हैं, चाहे जाति के नाम पर चाहे धर्म के नाम पर। और जो उनके हक अधिकार की लड़ाई रहती है उस हक अधिकार की लड़ाई के लिए वो नहीं लड़ते हैं क्योंकि उनके अंदर अधिकारों के प्रति चेतना नहीं है। जैसे आजादी के 73-74 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर जो देश की बड़ी आबादी है ओबीसी की गिनती तक नहीं हुई आजादी के 73-74 साल में। हमें भी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी मगर आज तक नहीं मिली। वोट तो हम भी देते हैं लोकतंत्र में, हमारी संख्या भी ज्यादा है, मगर हमारे अंदर पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर अपने अधिकारों के प्रति जागृति और चेतना ना होने की वजह से उनका इस्तेमाल लगातार ब्राह्मणवादी लोग जाति, धर्म, क्षेत्र और तमाम आधार पर करते रहे हैं। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर जागृति और चेतना निर्माण करने के लिए ये परिवर्तन यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है और आने वाले समय में इसे पूरे देश भर में चलाएंगे। जी। अब तक इसकी उपलब्धियां क्या है? अब तक जिन जिलों में या जिन जगहों पर ये परिवर्तन यात्रा गुजरी है, लोगों का क्या कहना है? क्या लोग इस परिवर्तन के लिए पॉजिटिव है? बड़े पैमाने पर लोगों का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। जी। कार्यक्रमों में भी लोग बड़े पैमाने पर शामिल हो रहे हैं और जगह जगह बड़े पैमाने पर लोग वेलकम कर रहे हैं और जो ये परिवर्तन यात्रा चल रही है इस परिवर्तन यात्रा को आगे ले जाने के लिए लोग बड़े पैमाने पर साधन और संसाधन से भी सहयोग कर रहे हैं। इस बात से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में देश में पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा आंदोलन निर्माण हो जाएगा क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर इस परिवर्तन यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता है और लोग बहुत ज्यादा इस परिवर्तन यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, ये इस परिवर्तन यात्रा में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों में कौन से विषयों पर चर्चा हो रही है? कौन से विषयों पर बात हो रही है? 19-20 मुद्दे हम लोगों ने डिसाइड किए हैं इसमें। जी। इसमें पहला मुद्दा तो जाति आधारित गिनती का मुद्दा है क्योंकि आजाद भारत में जानवरों की गिनती हुई मगर हमारी गिनती नहीं हुई थी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा जी। मुद्दा संख्या के अनुपात में अगर हमारी संख्या देश के अंदर ज्यादा है, 52 से 60% है, तो गिनती हो और संख्या के अनुपात में हम लोगों को हिस्सेदारी मिले। तीसरा मुद्दा यह है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ लगातार खिलवाड़ होता रहा है और इसकी वजह से ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन मिला है वो 27% रिजर्वेशन पर भी अमल नहीं हो रहा है। तो हम लोगों का ये मांग है कि रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बने ताकि जो लोग रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके लिए सजा का प्राविधान हो, सजा की व्यवस्था हो, तो इस तरीके से जो रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको रोका जा सके। जी। इसी प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में
बाबू और चपरासी बनने के लिए परीक्षा होती है, लेकिन जज बनने के लिए किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं है। और कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से खानदानी जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बन रहे हैं। उनका नाना, उनका बाबा, उनका चाचा, उनका ताऊ जज था, तो वो जज बन रहे हैं। तो इसके लिए जुडिशियल कमीशन बने और परीक्षा हो, और उसमें भी SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया जाए। उत्तर प्रदेश में आप लोग देख रहे हैं बड़े पैमाने पर फर्जी एनकाउंटर पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में, हत्याएं हो रही है लगातार, पिछड़े वर्ग के लोगों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। लगातार पिछड़े वर्ग का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए इस परिवर्तन यात्रा की एक बड़ी मांग ये भी है कि हमारे लिए भी सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाए, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए है, जैसे शेड्यूल ट्राइब के लिए है, वैसे पिछड़े वर्ग के लिए भी सुरक्षा कानून बनाया जाए। ये भी एक मुद्दा है। दूसरा, OBC के रिजर्वेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण क्रीमी लेयर है जी। क्रीमी लेयर की वजह से जो OBC के लोग सक्षम है नहीं एजुकेशन दिलाने के लिए अपने बच्चे को, रिजर्वेशन से बाहर हो जा रहे हैं, और जो सक्षम ही नहीं है उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो क्रीमी लेयर OBC के रिजर्वेशन से हटाया जाए, ये भी मुद्दा है। इस प्रकार से लगभग 20 मुद्दे लेकर के हम लोग परिवर्तन यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चला। जी, अभी अगले साल यानी 2022 को उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। क्या उन विधानसभा चुनावों में OBC का मुद्दा होगा, या फिर जो OBC का जैसे इस्तेमाल होता रहा है राम मंदिर के नाम पर कभी मुसलमानों से के साथ लड़ाने में, तो इसी प्रकार का उनका इस्तेमाल होता रहेगा, या OBC राम मंदिर के नाम पर ही वोट देते रहेंगे, या उनका खुद का कोई मुद्दा 2022 के विधानसभा इलेक्शन में है? परिवर्तन यात्रा का मकसद यही है कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत करें, और जब ये विचारधारा, ये पिछड़े वर्ग के हक अधिकार की बातें उठेंगी, तो जो हमारे पॉलिटिकल नेता हैं उनकी मजबूरी होगी कि वो हमारे हक अधिकार के मुद्दे उठाएं। जी। रही बात मंदिर के नाम पर इस्तेमाल होने की, तो लगातार अभी पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो 90 का दौर अलग था, 92 का दौर अलग था, जब हमारे लोगों को गुमराह करके बाबरी मस्जिद गिराई गई। लेकिन अभी तो मंदिर के फेवर में फैसला आ गया, और फैसला आ गया, उसके लिए ट्रस्ट बनाया केंद्र सरकार ने, लेकिन ट्रस्ट में एक भी OBC के आदमी को नहीं रखा। चलो दूसरे OBC के लोग खराब वाले हिंदू हो सकते हैं, लेकिन विनय कटियार बढ़िया वाले हिंदू थे, कल्याण सिंह बढ़िया वाले हिंदू थे, उमा भारती बढ़िया वाली हिंदू थी, परवीर तोगड़िया बढ़िया वाले हिंदू थे। तो जो उनके लिए बढ़िया वाले हिंदू थे, जिनसे उन लोगों ने मस्जिद गिरवाई, कम से कम वो बढ़िया वाले जो हिंदू जिनको मानते हैं OBC के लोगों को, कम से कम उनको ही ट्रस्ट में रखा होता, लेकिन उनको भी ट्रस्ट में नहीं रखा। तो इससे ये बात साबित हो गई कि पिछड़े वर्ग के लोगों का केवल इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करके उनका समर्थन लिया जाता है, और उनका समर्थन लेकर के उनका ही सत्यानाश किया जाता है। और अभी चंदा मांगना है तो सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों के घरों में आ रहे। तो हमने तो पिछड़े वर्ग के लोगों से कहा है कि उनको हाथ जोड़ना और विनती करना कि अगर हमारे समाज के किसी आदमी को ट्रस्ट में रखा है तो चंदा ले जाओ, और अगर नहीं रखा है तो जब हमारी जरूरत नहीं है तो जिनको रखा है चंदा भी उन्हीं से ले लो। तो पिछड़े वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर इस बात के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, और अभी उनका इस्तेमाल मंदिर के नाम पर करना इतना आसान नहीं। जी जी। 3.5% लोगों से अगर वो चंदा इकट्ठा करते तो नहीं लगता, उन्हें भी पता है कि ये मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता, और शायद इसी के लिए उन्हें दूसरे लोगों की जरूरत है। कुमार काले सर कुछ कहना चाहते थे? काले सर, ये जो बात आपने कही कमिटी की, राम मंदिर की, उस कमिटी में केवल सवर्णों को या ब्राह्मणों को ही नहीं लिया गया, उसमें पिछड़े वर्ग के साथ साथ महिलाओं के ऊपर भी काफी ज्यादा जाति है, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के लोगों के ऊपर भी जाति है। तो ये जैसे RSS में एक खुलकर ये बात होती है कि वो सारे निर्णय लेने के सूत्र जो है केवल एक ही जाति के पास में होते हैं, और वो शुरू से ही महिला विरोधी रहे हुए हैं, इसलिए उसमें शुरू से लेकर अभी आज अगले 5 साल में उसको 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो वो हमेशा ही महिला विरोधी रहे हैं। तो राम मंदिर के आंदोलन में 2 फायर ब्रांड नेता थी, उमा भारती भी थी, साध्वी ऋतुम्बरा देवी भी थी, मगर उनको भी साथ में नहीं लिया। तो ये जो
वर्ण व्यवस्था जो केवल पुरुषों की है, और पुरुषों की जो व्यवस्था जो है, एक मतलब जो महिलाओं को, शूद्रों को नीच मानकर जो बात चलने वाली बात है, जो तुलसीदास कहते थे, वही बात इसमें शामिल। जी 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 विकास चौधरी जी, रोहिणी कमीशन की अभी रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट को आप किस प्रकार से देखते हैं? रोहिणी कमीशन ने खुद ही माना कि जो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है वो कहीं पर भी पूरा नहीं। रोहिणी कमीशन ने खुद ही माना कि ग्रुप ए में लगभग 16 से 16.51% उनका है, ग्रुप 2 में 13.38% है, ग्रुप सी में 21.25% है और ग्रुप डी में 17.72% है। इसका मतलब रोहिणी कमीशन खुद ही ये मान रहा है, उसके आंकड़े कितने अथेंटिक है, कितना साइंटिफिक तरीके से उन्होंने किस प्रकार से आंकड़े कलेक्ट किए, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा तो आकलन यह है कि इतना भी नहीं है जितना रोहिणी कमीशन के लोग दिखा रहे हैं, इतना भी नहीं है। लेकिन अगर इतना भी मान लिया जाए तो ओबीसी का कोटा आज तक 27% भी पूरा नहीं हुआ, जो 27% उनको मिलना चाहिए था, दिया गया। तो रोहिणी कमीशन इसके बारे में कोई बात नहीं कह रहा कि 27% का कोटा कैसे पूरा किया जाए, बल्कि रोहिणी कमीशन के माध्यम से एक झगड़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, कुछ जातियों ने खा लिया, जैसे उन जातियों को अधिकार था कि उनको ही लेना था, उनको ही करना था, और वो अपने आप से उन्होंने ले लिया और दूसरी जातियों को नहीं लेने। ऐसा तो कोई अधिकार उनके पास नहीं है, सिस्टम पे तो ब्राह्मणों का कब्जा है। तो ऐसा अधिकार जिन जातियों को रिजर्वेशन का लाभ मिला उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं, उन्होंने अपने मन से ले लिया कोई जी। तो ऐसा अधिकार नहीं है, मगर रोहिणी कमीशन के माध्यम से ओबीसी की समस्याओं का समाधान करने का मामला कम और झगड़ा लगाने का मामला ज्यादा। जी जी कुमार काले सर की क्या? जी 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 बोलिए। अभी तो नरेंद्र मोदी ने ये कसम खा लिया है कि हम देश नहीं बिकने देंगे, मगर देश के अंदर देश कहाँ है ये ढूंढने से भी नहीं मिलने देंगे। देश के अंदर देश कहाँ है ये ढूंढने से नहीं मिलेगा। जितनी भी सरकारी संपत्ति है, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी सरकारी प्रॉपर्टी है, वो सब अडानी अंबानी को देकर हम जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी ने तो शपथ ले लिया है जी। तो जब सरकारी में रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन तो नरेंद्र मोदी ने जीरो करने की ठान लिया है और वो कर रहे हैं। उनका बयान भी आया कि सरकार का काम नहीं है सब करना, इसलिए हम सब बेचेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब रिजर्वेशन को जीरो किया जा रहा है और इस समय रोहिणी कमीशन के माध्यम से झगड़ा लगाने की जो कोशिश की जा रही है, ये झगड़ा लगा करके ओबीसी और दूसरी जातियों में, जिनको जो मजबूत जातियां हैं, मजबूत होने की वजह से आर्थिक रूप से या उनके अंदर जागृति होने की वजह से, जो पढ़े लिखे और पढ़ने लिखने की वजह से जिनको फायदा हुआ, उनके बीच में, और जिन लोगों के अंदर शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। क्योंकि अभी प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम क्या है, बच्चा किताब भूल जाता, कटोरा नहीं भूलता है। तो जब शिक्षा का अभाव है तो शिक्षा का अभाव होने की वजह से फिर तो जब उनको एजुकेशन ही नहीं मिलेगी, सरकार उनके एजुकेशन की व्यवस्था नहीं कर रही है, तो उनको फिर लाभ कैसे मिलेगा आरक्षण का? एक बात। दूसरी बात, क्रीमी लेयर के नाम पर अगर उनमें से भी कुछ लोग सक्षम हो गए तो वो भी क्रीमी लेयर की वजह से बाहर हो गए। तो ये तो सारा का सारा सरकार ने जानबूझ करके पहले इस प्रकार की व्यवस्था की ताकि ओबीसी को मंडल कमीशन का जो 27% रिजर्वेशन मिला उसका लाभ ही कम से कम मिले, और जब कुछ लोगों को लाभ मिल गया तो उसको आधार बना करके केवल झगड़ा लगाने का कार्यक्रम ये दिख रहा, बाकी लेने देने का तो कुछ कार्यक्रम दिख नहीं रहा। जी जी कुमार काले सर ने हमने वैसे तो एक अलग से कार्यक्रम किया है रोहिणी कमीशन की, जब रिपोर्ट आई, रिकमेंडेशन आए, लेकिन फिर भी और अगर कोई अतिरिक्त जानकारी है तो कुमार काले सर से मैं निवेदन करता हूं कि वो उस जानकारी को हमारे दर्शकों के सामने रखें। देखिए, कैटेगराइजेशन की बात बहुत ज्यादा न्याय करने वाली बात है। वर्गीकरण से ही रिजर्वेशन का जो सही लाभ है उन वंचित वर्गों को मिल सकता है, इसलिए कैटेगराइजेशन की भूमिका का स्वागत होना चाहिए, मगर कैटेगराइजेशन करने का तरीका सही होना चाहिए। अब रोहिणी कमीशन के द्वारा जो कैटेगराइजेशन करके 4 हिस्सों में बांटा गया है, उसमें 2% की बात कही है, फिर कुछ जातियों को 6%, फिर कुछ जातियों को 9% और कुछ जातियों को 10%, ऐसे सब कैटेगराइजेशन के उन्होंने 4 हिस्से करके रखे। अब उसमें जो सबसे बड़ी जो रोहिणी कमीशन कहती है कि जो सबसे निचली वाली जो जातियां है, 2633 जातियां,
सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में शामिल है। उसमें 1674 जातियों को उन्होंने केवल 2% रिजर्वेशन की बात कही। अब इन इतनी बड़ी संख्या जिन जातियों की है उनको उन्होंने केवल 2% रिजर्वेशन रिकमेंडेड किया। उसके बाद जो 6% का जो उन्होंने कैटेगराइजेशन बनाया है उसके लिए 534 जातियां उन्होंने साइड में की है कि भाई इसको हम लोग 6% देंगे। फिर 324 जातियों को उन्होंने 9% की बात कही है और 97 जो जातियां है उनको 10% की बात कही। अब कैटेगराइजेशन करने के लिए कोई साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, और वो साइंटिफिक तरीका क्या है? उन्होंने कोई स्टेट में जाकर सर्वे किया है? नहीं। ये जो उन्होंने आंकड़े निकाले वो भी केवल पिछले 5 साल के आंकड़े। ये जो उन्होंने कहा कि इन जातियों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, वो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी है, आईआईएम है या एम्स है, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और सेंट्रल गवर्नमेंट के पिछले 5 साल के एडमिनिस्ट्रेशन में कितना रिक्रूटमेंट हुआ या कितने लोग हैं, इसके आधार पर ये उन्होंने लिया हुआ है। इसलिए इससे पहले भी बहुत बार ये कमीशन की कार्यनीति विवादों में रही। 9 बार इसको एक्सटेंड किया गया, 9 बार इसको एक्सटेंड करने के बाद भी ये कोई साइंटिफिक तरीका इसके लिए बना नहीं पाए। अब एक अच्छी बात हो रही है कि इस साल में जनगणना होने वाली है, तो रोहिणी कमीशन ये बात कह सकती है कि भाई ये कैटेगराइजेशन करने से पहले हम लोग कास्ट बेस्ड सेंसस कर लें और जाति की गिनती करके फिर संख्या के आधार पर हम लोग कैटेगराइजेशन की बात करें। जैसे विकास चौधरी जी ने भी जो बात कही कि भाई उनकी ये मांग है, पिछड़े वर्ग की ये मांग है कि भाई जाति आधारित गिनती करो। अब जब आपके पास आंकड़े ही नहीं है तो फिर आंकड़ों के बगैर आप किस तरीके से बात करोगे? इसलिए सारी ओबीसी की संगठनाएं इसके विरोध में। जस्टिस विश्वेश्वरैया जो नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन जो बनाया गया था उसके भूतपूर्व चेयरमैन भी थे, उन्होंने भी इसको कंडेम किया और ये बात उन्होंने कही कि भाई इसके लिए साइंटिफिक सर्वे हो। मगर चूंकि वर्तमान कमीशन के जो चेयरमैन है उन्होंने जो सरकार के भोपू की तरह काम करने के काम में लगे हैं, एक स्वायत्त संस्था है, उनको ओबीसी के हितों का ध्यान रखना चाहिए, मगर उन्होंने सब कैटेगराइजेशन का फेवर किया जी। क्योंकि ये बीजेपी का अंदरूनी एजेंडा है, उस अंदरूनी एजेंडे को लेकर ये बात हो रही है। जी, इसके लिए थोड़ा सा ओबीसी के लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। जी विकास जी, वर्गीकरण की जो बात काले सर ने अभी बताई है, तो इसमें आप क्या सोचते हैं वर्गीकरण के बारे में? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो उसके आधार क्या हो? निश्चित तौर पर ओबीसी के अंदर कई प्रकार की जातियों का समूह, जी, तो इसलिए ओबीसी के अंदर ही एबीसीडी करके, ताकि सारे ओबीसी का एक समूह भी रहे और उस ओबीसी के समूह के अंदर एबीसीडी का कैटेगराइजेशन भी किया जाए ताकि सभी लोगों के साथ में न्याय हो सके। तो इसके लिए जैसे किसान जातियां हैं, किसान और पशुपालन करने वाली जातियां हैं, उनका एक समूह बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से जो कर्मकार जातियां हैं, जो सामान बनाती हैं, छोटा मोटा कारोबार करती हैं, इस प्रकार की जो जातियां हैं उनका एक समूह बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से जो घुमंतु जातियां ओबीसी के अंदर हैं उनका एक समूह बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से जो अलग अलग माइनॉरिटीज के लोग ओबीसी के अंदर, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनका एक समूह बनाया जा सकता है। जी, मछुआ समुदाय की कुछ जातियां ओबीसी के अंदर हैं, उनका एक समूह बनाया जा सकता है। तो उनकी जाति आधारित गिनती करके, अगर सभी की जाति आधारित गिनती होती है तो जाति आधारित गिनती होने के बाद में सबके आंकड़े भी सामने आ जाएंगे और उन आंकड़ों के आधार पर इस प्रकार से एबीसीडी ग्रुप में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है और टोटल ओबीसी रहेगा, मगर ओबीसी के अंदर ओबीसी ए, ओबीसी बी, ओबीसी सी, ओबीसी डी, इस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो ओबीसी के अंदर का झगड़ा है, जो ओबीसी के अंदर ब्राह्मण झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये झगड़ा लगाने की कोशिश भी उनकी खत्म हो जाएगी और सभी के साथ न्याय भी हो जाएगा इसके माध्यम से। तो वर्गीकरण होना चाहिए, मगर ओबीसी के अंदर ही वर्गीकरण होना चाहिए। ओबीसी एक समूह रहना चाहिए और उस ओबीसी समूह के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जातियां हैं उनके अलग अलग वर्ग एबीसीडी के रूप में बनाए जा सकते हैं और वर्गीकृत करके जिसकी जितनी आबादी है उनको उतना उसमें रिजर्वेशन दिया जा सकता है। जी, लेकिन रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में ये भी कहा है कि एमबीसी जो वर्ग है, ओबीसी के अंदर जो वंचित तबका है, वंचित जातियां है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। तो इसके क्या कारण समझते हैं आप? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो एमबीसी की जातियां हैं उनके अंदर एजुकेशन का बहुत ज्यादा अभाव। जी,
अगर आप गांव गांव में जाएंगे, हम लोग अभी यात्रा लेकर के भी गांव गांव में जा रहे हैं और वैसे भी हम लोग गांव गांव में जाते रहे, तो देखने को ही मिलता है पूरे गांव के गांव निकल जाते हैं ग्रेजुएट आदमी ढूंढने से नहीं। बिल्कुल सही। अगर ग्रेजुएट आदमी गांव के गांव निकल जाने से ढूंढने से नहीं मिलता है तो फिर उनको रिजर्वेशन का फायदा कैसे होगा। तो एजुकेशन का जो मामला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन सरकार लगातार एजुकेशन सिस्टम को ग्रामीण इलाकों में पूरी तरीके से बर्बाद करने में लगी हुई है। इसको किसी भी स्थिति में सरकार सुधारने की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रही, जितना ज्यादा से ज्यादा बर्बाद हो सके ज्यादा से ज्यादा बर्बाद करने में लगी हुई है। एक तो ये एजुकेशन का मामला। अब एजुकेशन ना होने की वजह से उनके पास कोई प्रेरणा का स्रोत भी नहीं है। जब पूरा गांव का गांव ही, कई गांव उनके समाज में कोई आदमी ना अधिकारी है, ना कर्मचारी है, ना पढ़ा लिखा ज्यादा है, तो उनको एक जो प्रेरणा मिलनी चाहिए वो प्रेरणा भी नहीं मिल पा रही है उनको कि उनको पढ़ना चाहिए। तो प्रेरणा का भी अभाव, और जब ये उनके पास आर्थिक तंगी भी है, पैसे का भी अभाव है, तो आदमी सोचता है कि अगर हम पढ़ाएंगे अपने बच्चे को तो पढ़ाने में इस बेरोजगारी के दौर में पता नहीं नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो पढ़ाने से अच्छा है कि ये जो हमारा बच्चा है, तो जो हमारा पेशा है जिसको हम लोग कर रहे हैं खानदानी रूप से, तो कम से कम हम उसी को करें। तो कम से कम उसको अगर हम ट्रेंड कर देंगे तो उसकी अपने खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, वो अपने परिवार का पालन पोषण कर लेगा। ये जो सोच बनी हुई है, ये जागृति के कारण बनी हुई है। तो पिछड़े वर्ग के अंदर बड़े पैमाने, अति पिछड़े वर्ग के अंदर भी बड़े पैमाने पर जन जागृति करने की जरूरत है और उनके अंदर जागृति चेतना निर्माण करने की जरूरत है। उनके एजुकेशन के लेवल को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि रिजर्वेशन तो तभी मिलेगा जब एजुकेशन होगी। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण। दूसरी बात क्या है कि सरकार जो है वो हमारे रिजर्वेशन में तो क्रीमी लेयर की बात करती है, भाई जो क्रीमी लेयर में आ गया उसको रिजर्वेशन नहीं मिले, लेकिन वहीं जब फीस जमा करने की बात होती है तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को फीस में कमी है। जब नौकरियों के लिए आप फॉर्म डालने की बात करते हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को उसमें भी छूट मिलती है, फीस में भी छूट मिलती है, लेकिन ओबीसी के लोगों को जनरल के बराबर ही फीस लिया जाता है। तो जो ओबीसी में जो एमबीसी जातियां हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी इस लेवल की नहीं है कि वो अपने बच्चों को, अगर वो जागृत भी हैं किसी तरीके से, लोअर एजुकेशन में उन्होंने अपने बच्चे को कराया, लेकिन हायर एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन में जब उनको जाना है तो उनको ना फीस की सुविधा मिल रही है। अभी नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो जो वजीफा मिल रहा था वो भी लगभग बंद हो गया है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, इसकी वजह से एमबीसी के अंदर एक एटमॉस्फेयर भी इस तरीके का बन नहीं पा रहा है और सरकार इस तरीके की कोई कोशिश भी नहीं कर रही कि इनके अंदर शिक्षा के लेवल का सुधार किए। अच्छा, जब शिक्षा नहीं है तो ये ज्यादातर ये लोग, इन लोगों को आरएसएस बीजेपी के लोग हिंदू के नाम पर बहका रहे हैं और इनको आपस में ही लड़ाई करवा रहे हैं, झगड़ा करवा रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जो लड़ाई जिस दिशा में इनको सही दिशा में ले जाना चाहिए उस दिशा में जा ही नहीं पा रही। तो सबसे बड़ा ये है कि एजुकेशन का अभाव है। दूसरा जो इनकी आर्थिक स्थिति है, वो आर्थिक स्थिति अगर सर्वे किया जाए तो जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट की तमाम जातियां हैं उनकी आर्थिक स्थिति शेड्यूल कास्ट के लोगों से भी ज्यादा खराब है जी। तो इस बारे में सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर किया जाए, इनकी आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए, इनको प्रोत्साहन कैसे दिया जाए ताकि ये लोग पढ़ने लिखने की तरफ इनका प्रोत्साहन हो, तो इनका जो है ये पढ़ने लिखने की तरफ इनका ध्यान जाए कि हम अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाएं। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से एमबीसी समाज के लोग का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा जी। और रोहिणी कमीशन में ही एक और बात कही है कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो कुछ गिनी चुनी जातियों ने ही, अगड़ी जातियों ने, जो पिछड़ों में जो अगड़ी जातियां है उन्होंने लिया है। ये कितना सही है कितना गलत है ये हमें बताइए, और अगर ये सही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, मेन बात यह है कि पिछड़ी जातियां तो पिछड़ी हैं, पिछड़ों में कोई अगड़ी जाति नहीं है, लेकिन जिनको रोहिणी कमीशन अगड़ी कह रहा है जी, उनके अंदर जागृति और चेतना आई है थोड़ा, और जागृति चेतना आने की वजह से उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, तो पढ़ाया लिखाया तो उसकी वजह से कुछ हद तक रिजर्वेशन का लाभ मिला। मगर रिजर्वेशन चलो अगर इनको ही मिल गया तो कम से कम 27% तो इनको मिल जाना चाहिए था ना। बिल्कुल, अगर मिला, अगर इन्होंने सारा लाभ ले लिया तो इनको 27% तो कम से कम मिल जाना चाहिए था। मगर मिला का है तो रोहिणी कमीशन ही कह रहा है कि नहीं मिल पाया।
तो अगर नहीं मिल पाया तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है। बकाया इनके खिलाफ जा रहा है कि इन्होंने ले लिया, जैसे इनके हाथ में था लेना, इनके हाथ में तो था नहीं लेना, इन्होंने नहीं ले लिया। बल्कि जो रिजर्वेशन 27% लागू हुआ, तो जिन जातियों के अंदर जागृति चेतना थी और जिन जातियों की आज जैसे जो किसान जातियां हैं थोड़ी मजबूत है, जो पशुपालक जातियां हैं वो भी थोड़ी मजबूत है, तो जो थोड़ा आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत जातियां थी और जिनके अंदर जागृति चेतना निर्माण हुई, तो उन लोगों ने एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया, और एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया तो जो रिजर्वेशन मिला उस रिजर्वेशन में से कुछ हिस्सा इन लोगों को मिला, जिसकी वजह से आज इनका प्रतिनिधित्व दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मतलब इन लोगों ने जानबूझकर सारा रिजर्वेशन खा लिया और एमबीसी के लोगों को नहीं लेने दिया, ये बात जो प्रचारित की जा रही है ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं था। हाथ में जिन लोगों के था वो तो उन लोगों ने 27% लागू नहीं होने दिया। अगर इन्हीं लोगों के हाथ में होता ओबीसी जातियों के, तो ये कम से कम 27 तो ले लेते ना। अगर इनको ही लेना होता तो अपना 27 तो ले लेते, लेकिन 27 हुआ नहीं। इसका मतलब ये है कि इन लोगों के हाथ में नहीं था, लेकिन इन लोगों के अंदर जागृति चेतना थी, और जागृति चेतना के कारण ये लोग जो रिजर्वेशन मिला 27%, उसमें से कुछ बेनिफिट इन लोगों को मिला, जिसकी वजह से इनका प्रतिनिधित्व कुछ दिख रहा है, मगर मोस्ट बैकवर्ड जातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम दिख रहा है। जी, कुमार काले किस प्रकार से देखते हैं इन दोनों मुद्दों पर? इसमें जैसे विकास जी ने बात कही कि एजुकेशन का अभाव और गिरा हुआ आर्थिक स्तर, इन दोनों चीजों के लिए सरकारें जिम्मेदार है। 70 सालों से शिक्षा के ऊपर किसी तरीके से गंभीरता से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके द्वारा कोई गंभीरता पूर्वक प्रयास नहीं किया गया ताकि ग्रामीण एरिया में रहने वाले लोगों का एजुकेशन स्तर जो है ये अपग्रेड किया जाए। शिक्षा के लिए भी निरंतर प्रेरणा की माहौल की जरूरत होती है, वो सारा का सारा जानबूझकर उन्होंने खड़ा नहीं किया गया। और दूसरी बात, जो एक बड़ी बात इन चीजों के लिए है, वो है क्रीमी लेयर की। सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया को इंट्रोड्यूस किया और उसके आधार पर रिजर्वेशन लागू किया। जब जो ये आप कहते हो कि वो बैकवर्ड है, तो बैकवर्ड है तो उसके पास इतनी सक्षमता कहाँ से होगी कि वो सवर्णों के बराबर पढ़ सके। तो क्रीमी लेयर के कारण बड़े पैमाने पर इन जातियों के अंदर रिजर्वेशन का लाभ नहीं। तीसरी बात जो उसके साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि जब से नई आर्थिक नीति लागू की गई, तब से नौकरियों के ऊपर सरकार के द्वारा पाबंदी लगाई गई। और अब तो ये सरकार तो सारा बेचने के कगार पर है, तो जब आरक्षण जीरो ही हो रहा है तो जीरो में कितना कैटेगराइजेशन का मामला खड़ा हो। तो एमबीसी की जातियों का या ओबीसी की जातियों का ये जो सारा पिछड़ापन है, इन पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश में ही बैकवर्ड क्लास का कमीशन बनाने के लिए आजादी के लगभग 30 साल तक का इंतजार करना पड़ा। छेदीलाल कमीशन जो है ये बना और उसके बाद उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिजर्वेशन मिला, जबकि ये बात आजादी के समय में ही लागू होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को कमीशन बनाकर रिजर्वेशन देने के लिए भी लगभग 30 साल लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा तो बहुत ज्यादा ये किया गया, और इसमें भी क्या किया गया कि इन अनपढ़ जातियों को या जिनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया, मंडल कमीशन के समय में ही इन जातियों का कमंडलाइजेशन हुआ और इन जातियों का इस्तेमाल राजनीति के लिए होता रहा। अब जब आपके पास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो आपको नौकरी की या किसी चीज की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। ये सारा प्लान बनाकर इनको पिछड़ा रखा गया। अब जिन्होंने पिछड़ा रखा वही लोग ये कह रहे हैं कि आपका आरक्षण आपको नहीं मिला, ना मिलने के लिए आप जिम्मेदार हो जी। अब रोहिणी कमीशन बस क्या कर रहा है कि इन आंकड़ों को बताकर जिनको नहीं मिला उनके अंदर झगड़ा लगाने का या उनके ऊपर अविश्वास का भाव पैदा करने का काम कर रहे हैं। 27% रिजर्वेशन था, वो लागू हो गया होता तो हम कहते कि चलो कम से कम अपने हिस्से का मिला, उतना भी नहीं दिया गया जी। अब ये जातियां बड़े पैमाने पर हिंदू बनी हुई जातियां, और लगातार इनको ये कहा जाता है कि आपके सारे अधिकार मुसलमानों ने लिए, मुसलमानों ने। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में एक ही उदाहरण आपको दिया जाए तो 75 जिले को चलाने के लिए पुलिस का बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, 448 आईपीएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश में
जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ये आंकड़ा है कि उस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए 448 आईपीएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश में है। अब लगातार इन पिछड़ी जातियों में मुस्लिमों के विरोध में लगातार हेट्रेट फैलाने का काम जारी है, और ये जो एमबीसी की ओबीसी की जातियां ऐसे मानकर चलती कि हमारा बड़ा दुश्मन जो है वो क्या है, मुसलमान, और मुस्लिम देश के आधार पर ये सारी बातें सोचते। तो 448 आईपीएस ऑफिसर में मुसलमानों के केवल 20। अब उत्तर प्रदेश के आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में लगभग ये आंकड़ा ओवरऑल ये कहा जाता है कि 18 से 20% के करीब जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है। कुछ जगह पर ये 30-35% से भी ज्यादा है, शायद विकास जी इसके बारे में ज्यादा रोशनी डालेंगे। तो ये जो 20% के करीब की जो मुस्लिमों की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, उसके बावजूद भी उसके केवल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में केवल 20 आईपीएस, और उसमें भी जो डीआईजी एंड अबव की जो पोस्ट है उसमें से 448 में 153 आईपीएस ऑफिसर जो है जिनकी रैंक जो है डीआईजी एंड अबव है। 153 आईपीएस ऑफिसर में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की केवल 5 आईपीएस ऑफिसर जो है वो डीआईजी एंड अबव रैंक के। जी। अब फिर ये जो बची हुई जो सारी नौकरियां है 448 में 20 मुस्लिमों की निकाल दी जाए, उसमें फिर बाकी जो आईएएस आईपीएस की जो रैंक है या जो बड़ी क्रिमिनल वाली जो पोस्ट है वो किसके हाथ में? ये जो रोहिणी कमीशन वाले ये बता रहे कि एमबीसी का इन्होंने लिया, मगर ओवरऑल ओबीसी का जो है 27% तो नहीं मिला। जो बचा हुआ ओबीसी का जो है 89% तो सारा 79% जो जॉब है तो यही अपर कास्ट लोगों के हाथों में। रोहिणी कमीशन इसके बारे में तो कुछ नहीं कहता जी। वो मुस्लिमों के विरोध में जो प्रचार करने वाले लोग हैं वो सवर्णों ने जो उनका लिया हुआ जो है पिछड़ों का वो दबाने के लिए ये सारी बातें हो रही। जी। इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने की जरूरत है। जी विकास जी, इसके बारे में आपके पास अगर कोई अतिरिक्त जानकारी है तो वो भी बताएं। नहीं, ये बात सही है जो काले सर कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने हमारी नौकरियों पर कब्जा किया है। ये तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी कह रही है कि जब हमको हमारा हिस्सा नहीं मिला, एमबीसी को नहीं मिला, ओबीसी को नहीं मिला 27%, तो हमारी नौकरियों पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ। और मुसलमानों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है अभी आजादी के 73-74 साल में। तो मुसलमानों का डीएम अगर आप ढूंढिए तो डीएम ढूंढने से भी मुसलमानों का नहीं मिलता। ये तो उत्तर प्रदेश के एसपी ढूंढिए तो एसपी ढूंढने से मुसलमानों का नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमानों ने हमारे हक अधिकार पर कब्जा नहीं किया, बल्कि ब्राह्मणों ने हमारे हक अधिकार पर कब्जा किया। लेकिन ब्राह्मणों ने जो हमारे हक अधिकार पर कब्जा किया उससे दिमाग डाइवर्ट करने के लिए एमबीसी और ओबीसी में झगड़ा लगाया जा रहा है और आज टोटल ओबीसी को मुसलमानों के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। ये बड़ी साजिश, क्योंकि इस साजिश के बगैर वो जो 3.5% के लोग हैं वो बहुसंख्यक नहीं होते, ये उनकी समस्या है। तो इसलिए वो आपस में ही झगड़ा लगाने का काम, और हर ये तो ओबीसी एमबीसी है, हर जाति में लगाने को। उत्तर प्रदेश में तो यहाँ तक हुआ कि भाई यादव ने सबका हिस्सा खा लिया 2017 चुनाव के पहले, और यादव ने सबका हिस्सा खा लिया, अकेले यादव को सिंगल आउट कर दिया और बाकी सारी जातियों का वोट ले लिया। तो ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय पर अलग अलग झगड़ा लगाते हैं, और झगड़ा लगाने के बाद में बड़ी खास बात यह है कि हम ओबीसी एमबीसी के लोग लड़ते हैं लेकिन वोट वो दोनों का ले लेते हैं। ये भी बहुत खास बात है कि वो हमको आपस में लड़ाते हैं कि उसने उनका खाया, उसने उनका खाया, उतना खाया, और फिर वो जिसने खा जिसको बताते खाया उसका भी वोट ले लेते हैं, जिसको बताया तुम्हारा खाया उसका भी वोट ले लेते हैं। हम आपस में लड़ते हैं लेकिन उनको वोट देने के लिए हम सब वोट दे देते हैं। ये भी बड़ी खास बात है। ये बहुत तरीके से ये लोग लड़ाई लड़ाते हैं। पहले आपस में हम लोगों को लड़ाते हैं और फिर सबको मुसलमानों के विरोध में भय दिखाते हैं कि भाई मुसलमानों का देश पर कब्जा हो जाएगा, तो इसलिए मुसलमान कब्जा कर लेंगे, तो इसलिए सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। पहले आपस में हमको तोड़ा, आपस में लड़ाया, यादव को कुर्मी से लड़ाया, कुर्मी को मौर्य से लड़ाया, मौर्य को पाल से लड़ाया, निषाद से लड़ाया, राजभर से ओबीसी एमबीसी को लड़ाया, शेड्यूल कास्ट को ओबीसी से लड़ाया। पहले लड़ाया खूब। हम जब आपस में खूब लड़ गए तो फिर वो धीरे धीरे सबको मुस्लिम वाला कि मुस्लिमों का वर्चस्व हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा, और इसके आधार पर फिर वोट भी वो सबका ले लेते हैं, क्योंकि वो तो सबके लिए अच्छे बने हुए हैं और हम आपस में एक दूसरे के लिए खराब हो जाते हैं। तो सबका समर्थन लेकर के सबके हक अधिकार पर कब्जा भी कर लेते। जी, लेकिन इतने सालों से एमबीसी जो एक वर्ग है
उनमें नेतृत्व का अभाव नजर आता है। तो इसके क्या कारण है, क्यों एमबीसी का नेतृत्व उभर कर सामने नहीं आए? देखिए, नेतृत्व की समस्या एमबीसी में बहुत बड़े पैमाने पर है और ओबीसी के अंदर भी एक्चुअल नेतृत्व की बहुत बड़ी समस्या है। जी। मंडल कमीशन के दौरान कुछ लीडरशिप ओबीसी की उभरी थी, मगर वो सारे ओबीसी के लोग फिर ब्राह्मणवादियों की साजिशों के शिकार हो गए और आज की तारीख में जिन लोगों ने मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी थी, जिन नेताओं ने लड़कर मंडल कमीशन को लागू किया था, वो सारे नेता प्रभावहीन हो जी। और उन लोगों ने नारा दिया था, उनमें से तमाम नेताओं ने, कि पिछड़ों ने बांधी है गांठ, 100 में पिछड़े पांव है 60 आज तक नहीं मिला। अब वो जिंदा है अभी वो नेता, लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं है। पिछड़ों की गिनती होनी चाहिए, 60% मिलना चाहिए। तो एक तो ओबीसी के पूरे ओबीसी के अंदर ही लीडरशिप का बहुत बड़ा अभाव है। आज की तारीख में जिनको हम लीडर मान रहे हैं, जिनको लीडर देख रहे हैं, वो एक्चुअल में लीडर नहीं है, बल्कि आज की तारीख में वो किसी तरीके से अपनी राजनीति को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वो ओबीसी की कोई लीडरशिप करता दिख नहीं। अगर ओबीसी की कोई लीडरशिप होती तो अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था संकेत जी, तो उसमें कम से कम गिनती होने, जनगणना होने जा रही है, तो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, ये मुद्दा उठना चाहिए था। लेकिन कोई भी पार्लियामेंट में कोई भी सांसद ने इस मुद्दे को उठाया नहीं कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ये बात इस बात का सबूत है कि ओबीसी की भी लीडरशिप खत्म हो गई है, एमबीसी में लीडरशिप नहीं है। एक समय था कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग बिहार में हुए जो एमबीसी से थे, और उन लोगों ने और भी कुछ लोग हुए, लेकिन वो भी जो लीडरशिप उभरी हुई थी थोड़ा बहुत, उसको भी खत्म कर दिया गया ब्राह्मणों के द्वारा। खत्म होने का कारण ये है, या ओबीसी एमबीसी के अंदर लीडरशिप ना डेवलप होने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण ये है कि हमारे अंदर हम ओबीसी या एमबीसी हैं, इसकी चेतना का अभाव है। मैं लगातार अपने स्पीचेज में, भाषणों में इस बात को उठा रहा हूं कि हमारे अंदर हम ओबीसी हैं या एमबीसी हैं, इस चेतना का ही अभाव है। हम तो अपने को या तो हिंदू मान रहे हैं और या तो अपनी जाति का मान रहे हैं। अगर हम लोग चौराहे पर खड़े हो जाएं और एक सर्वे कर लें, चौराहे पर खड़े होकर एक एक आदमी को पूछ ले कि हाँ भाई क्या हो, तो बोलता मैं यादव। दूसरे को पूछो क्या हो, बोलेगा मैं कुर्मी हूँ, पटेल। तीसरे को बोलो क्या हो, तो बोलेगा मैं कुशवाहा हूँ, मौर्य हूँ। चौथे को पूछो क्या हो, तो बोलेगा मैं नाई हूँ। पांचवे को पूछो क्या हो, तो बोलेगा मैं निषाद हूँ। छठे को पूछो क्या हो, तो बोलेगा राजभर हूँ। मतलब जातीय चेतना ज्यादा है, मगर वर्गीय चेतना जो होनी चाहिए, संविधान अगर हमको ओबीसी मान रहा है, तो वो जो चेतना हमारे अंदर होना चाहिए, वो ओबीसी एमबीसी के अंदर वो चेतना नहीं है। जातीय चेतना एक तो, जब जातीय चेतना है तो जाति जाति के नेता बन रहे हैं। जाति जाति के नाम पर जातियां अपना नेता ढूंढ रही है। हमारी जाति का नेता कहाँ? मतलब एमबीसी ओबीसी के नाम पर नेता बने, इसकी सोच ही हमारे समाज में नहीं है। जाति की नेता, जाति का नेता बने, ये सोच हमारे समाज में है। और ये सोच हमारे समाज में है तो इसका दुष्परिणाम यह है कि जाति का नेता अपनी जाति में आता है और कहता है कि सारी जाति आगे चली गई, अपनी जाति पीछे रह गई, इकट्ठा हो जाओ। जाति का आदमी समझता है आप जब सब जाति आगे चली गई, अपनी ही पीछे रह गई, तो जाति का नेता आया, इसके पीछे इकट्ठा हो जाओ। और वो इकट्ठा करने के बाद सोनिया गांधी के पास चला जाता, बोलता कितना दे रहे हो हमारे पीछे, तो इतना लाखों हमारी जाति के लोग हैं। सोनिया गांधी कम रेट लगाती है तो अमित शाह के पास चला जाता, बोलता सोनिया गांधी तो इतना लगा रही थी, तुम कितना लगा रहे। आखिरकार ये होता है कि जाति का सौदा हो जाता है। जैसे भेड़ का मालिक भेड़ को बेच देता है, भेड़ को पता नहीं चलता, वैसे जाति का नेता जाति को बेच देता है, जाति को पता नहीं चलता। तो ये जो जाति जागृति है, एक तो ये हमारे अंदर लीडरशिप पैदा होने नहीं दे। दूसरा, या तो हम फिर धर्म के नाम पर राजनीति नेता चुनते हैं, तो धर्म के नाम पर तो अगर हम अपने को हिंदू मानते हैं तो नेता डिसाइड ही ये ब्राह्मण होगा, फिर तो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला नेता हो ही नहीं सकता है। तो जाति और धर्म के नाम पर हमारे अंदर जागृति है, मगर हमारे हक अधिकार के बारे में हमारे अंदर जागृति चेतना नहीं है। अगर हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले, लड़ाई की चेतना हमारे अंदर आ जाए, तो हम कौन सा नेता ढूंढेंगे ओबीसी एमबीसी के लोग? तो हम ऐसा नेता ढूंढेंगे कि जो हमारी गिनती की लड़ाई लड़ रहा हो, जो हमारी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा हो, जो हमारी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा हो, जो क्रिमिनल हटाने की लड़ाई लड़ रहा हो। तो अगर हमारे अंदर अधिकारों के प्रति चेतना आ जाएगी, तो जो ओबीसी एमबीसी की लड़ाई लड़ने वाला नेता है उसको हम अपना नेता मानेंगे। लेकिन आमतौर पर क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर जाति चेतना है, तो हम जाति जाति का नेता मान रहे हैं या धर्म के नाम पर नेता मान रहे हैं। और ये चेतना ब्राह्मणों द्वारा पैदा की गई है अपने आप।
नहीं आई, और समय समय पर इसको ब्राह्मण विकसित करते रहते हैं ताकि ओबीसी और एमबीसी के अंदर सही लीडरशिप न उभरे। इसके लिए ब्राह्मण हमेशा ध्यान देते हैं, और जो लीडरशिप अगर थोड़ा उभरने की कोशिश करती है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा थे, उनको गोली मार दिया, तो जो लीडरशिप उभरने की भी कोशिश करती है उसको बुरी तरीके से, डॉक्टर सोनेलाल पटेल थे उत्तर प्रदेश में, बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोगों को बुद्धिस्ट बना रहे थे, उनके सही इतिहास के बारे में जानकारी दे रहे थे, तो उनकी हत्या हो गई, पहले तो उनकी पिटाई बहुत हुई। तो ये तो जो अगर इस टाइप के लीडर उभरते हैं ओबीसी एमबीसी में, तो उनको पूरी ताकत के साथ ब्राह्मणवादी व्यवस्था दबाने की कोशिश करती है। मीडिया में तो हाईलाइट करने का तो संभव ही नहीं है, उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो जब तक ओबीसी के और एमबीसी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म भी नहीं है कि आप उस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपनी बात लोगों तक पहुंचा दें, लोगों तक पहुंचेगी आपकी बात तभी लोग आपको नेता मानेंगे। लेकिन बात तो या तो हिंदू की पहुंच रही है या तो जाति की पहुंच रही है, तो जो जाति पहुंच रही है उस आधार पर लोग नेता ढूंढ रहे हैं, लेकिन समाज के अंदर जागृति और चेतना ना होना इसका सबसे बड़ा कारण है। और ब्राह्मणों द्वारा लगातार इस प्रकार की चीजें ना हो इसके लिए लगातार वो कोशिश करते रहते हैं। तो इसलिए जागृति चेतना अगर पैदा किया जाए तो लीडरशिप उभर सकती है। जागृति चेतना का बड़े पैमाने पर अभाव है, इसकी वजह से लीडरशिप नहीं। जी, कुमार काले सर इस मुद्दे को कैसे देखते हैं कि ओबीसी में हो या एमबीसी में हो नेतृत्व का अभाव है, और इस अभाव को कैसे दूर किया जा सकता है, क्या कारण है? नेतृत्व की कमी को उत्तर प्रदेश के या एमबीसी ओबीसी के रेफरेंस में अगर हम देखेंगे, तो जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी तो मंडल के विरोध में प्लान बनाकर कमंडल का आंदोलन खड़ा कर दिया गया, और कमंडल आंदोलन की जो कमान है, प्लान बनाकर आरएसएस के लोगों ने ओबीसी और खास तौर पर उसमें भी जो एमबीसी की जातियां उनके हाथों में दी थी। और कल्याण सिंह तो हनुमान बने थे, जैसे राम सीता को ढूंढने के लिए निकले थे तो सारी फौज जो थी वो तो बंदरों की थी, तो उस तरीके से इस राम मंदिर के आंदोलन की भी जो बागडोर है ये एमबीसी के हाथों में दी थी। कल्याण सिंह लोध थे, उमा भारती लोध थी, साध्वी ऋतुम्बरा देवी नाई थी, ये जो शिवराज सिंह चौहान ये एमबीसी है, और विनय कटियार हो, प्रवीण तोगड़िया हो, ऐसे बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भी उन्होंने साथ में रखा था। और इन जातियों को नेतृत्व देने के लिए बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री तक बनाया। कल्याण सिंह को, उमा भारती को, शिवराज सिंह चौहान को स्टेट के मुख्यमंत्री बनाए। उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े स्टेट का, जहां ब्राह्मणों के, ठाकुरों के अलावा कोई आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, ये सोच भी नहीं सकते थे। उस ऐसे इतने बड़े स्टेट का मुख्यमंत्री बनाने का अवसर इनको मिला। मध्य प्रदेश जैसे सामंती राज्यों में जहां सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज होती है, राजपूतों का या ठाकुरों का प्रदेश जिसको कहा जाता था, संस्थानिकों का बेल्ट मध्य प्रदेश जैसा ये पिछड़ा राज्य था, उसकी कमान भी एक मोस्ट बैकवर्ड आदमी के हाथों में दी गई और कहा गया कि आपके पास नेतृत्व है। अब हिंदू फोल्ड में या आरएसएस के फोल्ड में, ब्राह्मणी फोल्ड में ये लीडरशिप खड़ी कर दी गई। अब ये 30 साल तक लगातार ये नेतृत्व राजनीति के लिए ब्राह्मण इस्तेमाल करते थे। अब जब इनके हाथों में सत्ता थी उत्तर प्रदेश में, एमबीसी के हाथों में पॉलिटिकल पावर रही, उनके मुख्यमंत्री रहे, उनके नेता रहे, केंद्रीय मिनिस्टर बनते रहे, सेंट्रल में मिनिस्टर थे, स्टेट में मिनिस्टर थे, उसके बाद रेवनी कमीशन ये कहता है कि पिछड़ों को और एमबीसी के लोगों को अधिकार नहीं मिले, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? ये एमबीसी की जातियां पिछले 30 सालों से लगातार हिंदू बनकर आपको वोट डाल रही है। ओबीसी की जातियां हिंदू बनकर आपको वोट डाल रही है, और वही जातियां पिछड़ी भी है। तो ये पिछड़ापन जो है इनके अंदर तो आपने पैदा किया, आपने उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद भी इनको आपने छोड़ दिया। राम मंदिर की कमेटी में कितना ओबीसी एमबीसी के लोगों को लिया, जिन्होंने सेवाएं की, जान तक दी, सारे अपनी कुर्बानियां दी, उसके बावजूद भी आपने उनके साथ ये नहीं किया। तो ये एमबीसी की जातियों का, ओबीसी की जातियों का हिंदू के नाम पर मंडल के विरोध में, यानी अपने ही हक अधिकार के विरोध में इस्तेमाल किया। आज चूंकि जैसे विकास जी ने कहा कि इन एमबीसी के अंदर, ओबीसी के अंदर जागृति आई है, इस जागृति के कारण विकास जी जैसे अपनी परिवर्तन यात्रा कर रही है, पिछले 20 सालों में जो लगातार जागरण हुआ है, इस वजह से अब इन पिछड़ी जातियों का, एमबीसी की जातियों का हिंदू बनाकर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, क्योंकि जागृत जातियां तो अधिकार की बात करेगी, आरक्षण की बात करेगी, तो अब इनका आरक्षण के नाम पर प्रति जागृति करके आरक्षण की हिस्सेदारी को लेकर झगड़ा लगाने का काम वो कर रहे।
अब चूंकि इन जातियों के पास में कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है और सामाजिक आंदोलन ना होने की वजह से दुश्मनों के दावपेच को समझने वाली लीडरशिप नहीं है। निषादों की पार्टी है, राजभरों की पार्टी है, मल्लाहों की पार्टी है, पिछड़ी जातियों के लोगों ने थोड़ा बहुत पॉलिटिकल अवेयरनेस आया, तो जी उसकी वजह से पार्टियां तो बने मगर आइडियोलॉजी नहीं है, और इसी आइडियोलॉजी के अभाव से उनका इस्तेमाल होता है। और जैसे विकास जी ने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मंडल आंदोलन से जो लीडरशिप खड़ी हुई, वो लीडरशिप कमंडल को तो पहचानने में सफल हुई और उन्होंने कमंडल को कुछ हद तक काउंटर भी किया। और उत्तर प्रदेश में 92 के बाद में बैकवर्ड लोगों का बहुत बड़ा आंदोलन चला और वो सत्ता में भी रहे, मगर जो लीडरशिप कमंडल के आंदोलन को पहचानने में सफल हुई, वही लीडरशिप मशीन के सामने फेल हो गई। अगर वो कमंडल को जैसे उन्होंने सही समय पर पहचाना और उसके विरोध में स्टैंड लिया, अगर वो लीडरशिप मशीन को पहचानती, ईवीएम के विरोध में खड़ी होती, तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने लायक होते। 2004 के बाद जैसे ईवीएम आई, वैसे वैसे इन बैकवर्ड पार्टियों का ग्राफ खत्म होते गया। जी अगर ये 15 साल काफी होते हैं ना, 3 चुनाव समीक्षा करने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब यादव 11% है उत्तर प्रदेश में, कुर्मी है, पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश में इतनी है, तो उनको अपनी समीक्षा करने के लिए तो ये काफी समय है। 15 साल कोई कम समय नहीं होता कि हम हारे तो क्यों हारे। मगर चूंकि इन जातियों को समय समय पर राज्यों की सरकारों में ईवीएम का फायदा दिया गया, 2007 में बीएसपी को दिया, 2012 में ईएसपी को दे दिया, और फिर उनका समर्थन लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाया गया। और जब दोनों का मामला उन्होंने खत्म कर दिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में रही। नहीं तो योगी जो है या ये जो बीजेपी है, किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने लायक नहीं होती। 300 से ज्यादा सीटें लेकर वो असेंबली को चला रहे। तो ये जो बैकवर्ड लीडरशिप है, जब तक ये ईवीएम के विरोध में खड़ी नहीं होगी, तब तक वो अपने अधिकारों को बचाने लायक नहीं होगी। कल परसों अखिलेश जी ने तो बात कही कि हम सत्ता में आएंगे, तो ये है, तो अखिलेश जी को ये सोचना चाहिए कि सत्ता से बाहर वो कैसे गए। जी ईवीएम ही उनको 2012 में सत्ता में लेकर आई थी और यही ईवीएम ने उनको सत्ता से बाहर किया। उन्होंने अपनी जड़ें काटकर सत्ता हासिल की, बहन जी ने भी और ये भी। ईवीएम ने सत्ता तो दी मगर उनकी जड़ें काट दी। आज अखिलेश के पास ना सत्ता है ना उनकी जो बेस था वो काट दिया। जी मुसलमान उनके विरोध में खड़े हो गए जो उनको वोट डालते थे। जो यादव जो उनके साथ में चलते थे, ट्रेडिशनल ओबीसी के लोग चलते थे, वो खत्म हो गए। पटेलों की पार्टी थी, वो बीजेपी के साथ में जाकर अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म करते बैठे। तो आज उनको ईवीएम के विरोध में स्टैंड लेकर जो अपना बेस जो उनका खोया हुआ था, वो बेस बनाने का काम हो सकता है। आज जो ईवीएम के विरोध में लड़ेगा, वो देश के लिए नेतृत्व पैदा करने का काम कर सकता है। जैसे विकास जी ने कहा कि सही मुद्दों की जरूरत है, उन मुद्दों को लेकर बात करने की जरूरत है। वर्तमान में ईवीएम एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। जी ईवीएम का मुद्दा कुमार काले जी ने यहाँ पर उपस्थित किया है, इसलिए मैं विकास चौधरी जी से जानना चाहूंगा। अखिलेश यादव का जो कल परसों का बयान है कि हम सत्ता में आने के बाद ईवीएम को हटा देंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ईवीएम के रहते आप सत्ता में ही कैसे आओगे, जब आओगे तब हटाओगे। लेकिन मान लो कि आ गए तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या केवल ईवीएम विरोधी जो लोग हैं, जो जनमानस है, उनके वोट हासिल करने के लिए एक दांवपेच के तौर पर अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है? असल में जगह जगह अभी हम लोग लगातार परिवर्तन यात्रा में ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। जी तो बैकवर्डों के बीच में परिवर्तन यात्रा जा रही है, तो अखिलेश जी के जो वोटर्स हैं उनके बीच में भी परिवर्तन यात्रा जा रही है। और उन लोगों को जो वोटर्स है, आम वोटर हैं, उनको ये बात समझ में आ रही है कि इतना बड़ा नुकसान एसपी बीएसपी के गठबंधन के बावजूद में भी अगर हुआ, तो ये तो ईवीएम की वजह से हुआ। ये आम वोटर को भी ये बात समझ में आ रही है। तो लोगों के द्वारा लगातार अखिलेश जी को सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप ईवीएम का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे। तो अखिलेश जी ने इस सवाल को जो पूछ रहे हैं उनको संतुष्ट करने के लिए इस तरीके का बयान दिया, ऐसा लगता है। क्योंकि सरकार में आने के बाद हम ईवीएम हटा देंगे, ऐसा तो कुछ राज्य सरकार के पास पावर तो है नहीं कि राज्य सरकार, मतलब ये तो जो जानकार आदमी हो हंसेगा अखिलेश जी के बयान पर। मुझे तो खुद ही बयान सुनकर हंसी आ रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट को कौन सी पावर है ईवीएम को हटाने का। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर ईवीएम को हटाने की नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ईवीएम आपको सत्ता में आने देगी? बड़ा सवाल तो एक ये भी है कि आप कह रहे हो कि हम सत्ता में आने के बाद वही बात है। तो सत्ता में आने के बाद तो आप हटाओगे, एक तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है।
दूसरी बात यह है कि ईवीएम आपको सत्ता में आने देगी, आप आने के बाद की बात कर रहे हो, मगर ईवीएम आपको सत्ता में आने देगी तब आप कुछ करो। ईवीएम तो आपको सत्ता में आने नहीं दे रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये जो अखिलेश जी का बयान है, ऐसा लगता है कि जो उनको लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे, उनके कार्यकर्ता भी सवाल पूछ रहे थे, तो ऐसा लगता है कि उन कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की दृष्टि से उनका एक दिया गया बयान है। बाकी इससे ज्यादा इसके संदर्भ में कुछ लगता नहीं है कि इसके बारे में, ईवीएम के बारे में कोई लेकिन वो आंदोलन भी नहीं करते हैं रास्ते पर उतर कर। अगर ईवीएम सच में उनको हटाना है तो 1 साल का समय अभी विधानसभा चुनाव को है, तो 1 साल में बहुत कुछ हो सकता है। समाजवादी पार्टी विधानसभा के अंदर प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर है, वहां पर वो आवाज उठा सकती है, लेकिन ऐसा करते हुए कुछ दिखाई नहीं दे रहे। बीएसपी की भी वही बात है जी, यही बात मैं कह रहा हूँ। कोई ईवीएम के बारे में अखिलेश जी कोई गंभीर है, अगर गंभीर होते तो आंदोलन करते जी, लेकिन गंभीर है ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतदाताओं द्वारा या उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो जागृति वामसेप के द्वारा लगातार, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा फैलाया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की परिवर्तन यात्रा में लगातार ये मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं ईवीएम का, तो उससे जो सवाल ये पैदा हुआ है और जो सवाल उनके कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, तो उनको संतुष्ट करने की दृष्टि से दिया गया बयान लगता है। बाकी ईवीएम के बारे में अखिलेश जी गंभीर है ऐसा कुछ दिखाई नहीं। एक आखिरी सवाल विकास जी, एमबीसी अभी जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आई है, बार बार उसी का जिक्र हो रहा है, तो क्या बीजेपी और कांग्रेस के लोग इस कमीशन की रिपोर्ट का मुद्दा बनाकर, यानी एमबीसी को ओबीसी के साथ झगड़ा लगाने का कुछ उन्होंने पहले भी काम किया है? क्या आगे भी ऐसा आपको दिखाई देता है कि आगे ऐसा होगा उत्तर प्रदेश में खासकर? देखिए, बीजेपी के पास झगड़ा लगाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि किसानों के खिलाफ तो दिल्ली में कानून बन गया, तो उससे ही बहुत ज्यादा ओबीसी के लोग बड़े पैमाने पर किसान हैं, तो उससे भी उनको लग रहा है कि ओबीसी के लोग तो हाथ से निकलते ही दिख रहे हैं जो किसान है। तो जो ओबीसी के लोग किसान हैं वो हाथ से निकलते दिख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो इतने सांड छोड़ दिए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कि वो किसानों की फसल को खा रहे हैं जी। और किसानों की फसल को खा रहे हैं, तो किसान बहुत ज्यादा नाराज है। और किसान जो है वो ओबीसी की जातियां ही, तो सरकार को एक बात ये भी बीजेपी के लोगों को समझ में आ रही होगी कि अगर किसान ज्यादा नाराज हैं हमसे और किसान मैक्सिमम ओबीसी की जातियां हैं, तो अगर ओबीसी की जातियों के खिलाफ एमबीसी की जातियों को रोहिणी कमीशन के नाम पर अगर भड़का दिया जाए और भड़का करके एमबीसी जातियों का समर्थन हासिल कर लिया जाए, तो इससे बीजेपी का कुछ मामला बच सकता है। ये एक सोच इसके पीछे हो सकती है। और लड़ाने भिड़ाने का अलावा कोई बीजेपी के पास आज तक का कोई और काम तो रहा ही नहीं है। लड़ाने भिड़ाने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं रहा, क्योंकि वो जितने काम कर रहे हैं सारे काम तो लोगों के विरोध में कर रहे हैं, जनता के विरोध में कर रहे हैं। तो लोगों की भावनाएं भड़काना, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ भड़काएं, चाहे एमबीसी को ओबीसी के खिलाफ भड़काएं, चाहे एमबीसी को, अभी एक मुद्दा यहाँ उत्तर प्रदेश में लगातार चलता है, 17 एमबीसी की जातियों को अनुसूचित जाति में डाला जाए। वो बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, तो बहुत सारी जातियों के लोग उत्तर प्रदेश में इस बात की भी लड़ाई लड़ते रहे हैं कि भाई हमको शेड्यूल कास्ट में डाला जाए। तो तभी वो एमबीसी की जातियों को एक समय था कि मुलायम सिंह ने इसको डाला भी था वो वोट लेने की दृष्टि से, जबकि ये सेंटर का मामला है, उनके अधीन तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया था। तो ये राजनाथ सिंह पहले ये मुद्दा उठाते रहे। तो ये जो एमबीसी की जातियों का मामला है, एमबीसी की जातियों को लड़ाने के लिए, चाहे वो अभी रोहिणी कमीशन के माध्यम से ओबीसी से लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, और 2017 इलेक्शन के पहले भी उन्होंने लड़ाया। 2017 इलेक्शन के पहले भी उन्होंने लड़ाया और हर जाति में गए और कहा तुम्हारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते। यादव लोग तो अपना ही मुख्यमंत्री बनाते हैं, तुम्हारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते। सबका वोट ले लिया और केशव मौर्य को बना के चुप कर दिया, ओम प्रकाश राजभर को बाहर हो जाना पड़ा और दूसरे लोगों को चुप कर दिया और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। तो वो लड़ा भिड़ा करके तो हमारा वोट लेते हैं, मगर हमारे कल्याण के लिए कोई काम नहीं करते हैं, ना उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, ना देश में कर रहे हैं। तो वो तो लड़ाने की साजिश करेंगे, लेकिन अगर इस लड़ाने की साजिश को अगर रोकना है तो ओबीसी और एमबीसी के लोगों को सतर्क होना होगा और मिलजुल करके लड़ाई लड़ना होगा, मिलजुल करके अभियान चलाना होगा ओबीसी एमबीसी की जातियों में, ताकि इस लड़ाई को रोका जा सके। उसके लिए ओबीसी
के लोगों को भी इस बात के लिए पहल करना होगा कि रोहिणी कमीशन जो कैटेगराइजेशन की बात कर रहा है, हम कैटेगराइजेशन के लिए तैयार हैं, इससे तो हम न्याय होगा, हम न्याय के लिए तैयार हैं, मगर रोहिणी कमीशन साइंटिफिक तरीके से कोई जानकारी नहीं लिया है, तो इसलिए जाति आधारित गिनती हो और जाति आधारित गिनती के आधार पर जो आंकड़े आते हैं उसके आधार पर सारे लोगों का वर्गीकरण कर दिया जाए और वर्गीकरण करके सबके साथ न्याय किया जाए। ओबीसी के लोगों को भी ये स्टैंड लेने की जरूरत है, नहीं तो अगर ओबीसी के लोग स्टैंड नहीं लेंगे, ओबीसी के लोग अगर रोहिणी कमीशन जो आ रहा है और उसके बारे में जो ये कहा जा रहा है कैटेगराइजेशन होना चाहिए, अगर ओबीसी के लोग ये कहेंगे कि नहीं कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए, तब फिर वो बीजेपी वालों को आसान हो जाएगा लड़ाई लगाना। अगर ओबीसी के लोग इस बात को पहल करके कहते हैं नहीं ठीक है आप कैटेगराइजेशन करो, न्याय होना चाहिए और आप न्याय होना चाहिए कैटेगराइजेशन के लिए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर 27 को 27% तो दो, ये क्यों नहीं दे रहे हो? तो तुम्हारे हाथ में है ना, जो हमको मिला वो भी तुम्हारे ही हाथ में था। वो एमबीसी के लोगों की एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए क्या कर रहे हो? क्रीमिलेयर के लिए क्या कर रहे हो? अगर तुमको ओबीसी की एमबीसी की इतनी चिंता है तो इसके लिए क्रीमिलेयर हटाओ, गिनती करो और एजुकेशन की व्यवस्था करो, एमबीसी के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था करो और उनके लिए हायर एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन की व्यवस्था करो, फ्री कोचिंग की व्यवस्था करो, तब वो लोग आगे आएंगे, तब वो लोग रिजर्वेशन पाएंगे, तब उनका कल्याण होगा। तो ये सारी बातें अगर हम लोग मिलजुल करके ओबीसी और एमबीसी के लोगों को जागृत करने का काम करते हैं, तो मेरा ऐसा अनुमान है कभी ओबीसी के अंदर एक लेवल की जागृति आ गई है, इसलिए अभी इस लड़ाई को रोका जा सकता है अगर हम लोग पहल करें इस बात को लेकर के। ओबीसी और एमबीसी के जो जागृत लोग हैं अगर इसको लेकर पहल करें तो इस लड़ाई को, वो तो लड़ाई लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन हम लोग इसको रोकने में भी काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं। जी, कुमार काले का क्या कहना है इस मुद्दे पर, पैन इंडिया की अगर बात करें? ओबीसी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर अब सोशल अवेयरनेस आ चुका है जी, और इसी बढ़ती हुई जागृति ने शासक वर्ग के सामने बड़ी समस्याएं पैदा की। अब बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोग एससी एसटी के साथ में मिलकर, मुस्लिमों के साथ में मिलकर एक बड़ी निर्णायक लड़ाई इस देश के अंदर लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इस बात को किसी भी तरीके से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। अब सामाजिक आंदोलन जिस अनुपात में आगे बढ़ेगा उस अनुपात में देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को लड़ने की बात बढ़ रही है। अभी जो ये बात हो रही है रोहिणी कमीशन की, उस रोहिणी कमीशन को भी इसी वजह से लाया गया ताकि ओबीसी को झुंझुना दिया जाए कि भाई आप इस तरीके से कैटेगराइजेशन को लेकर आरक्षण का लाभ ले सकते हो। अब हमारी सरकार की ना नीति पर भरोसा है ना हमारा सरकार की नीयत पर भरोसा, क्योंकि सरकार की नीति और नीयत दोनों ही पिछड़े वर्ग की विरोध में जी। अब मोदी जी लगातार ये बात कहते रहे कि वो पिछड़े है, पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि है, मगर उन्होंने पिछड़ों के क्या दुर्दशा की है ये तो हम अभी देख ही रहे हैं। लगातार सारा पब्लिक सेक्टर बेचा जा रहा है। जब नौकरियां रहेगी तो कैटेगराइजेशन का फायदा होगा, जब गवर्नमेंट के बच्चे मतलब गवर्नमेंट स्कूल रहेंगे तब हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। केजी से लेके पीजी तक सारी शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। आपने परसों एक वीडियो में बताया था कि मोदी रोजगार दो का जो हैशटैग है ये ट्विटर पर दुनिया में सबसे 1 नंबर पर गया, 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। तो ये तो बेरोजगारी चरम सीमा पर गई हुई। जी, मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों का लगभग 50 लाख से ज्यादा नौकरियों का बैकलॉग है। अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट की 7 लाख नौकरियों की पोस्ट खाली है और सरकार का नारा क्या है? डेवलपमेंट मॉडल के नाम पर मोदी सरकार का एक सिंपल सा स्लोगन है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब है कम से कम नौकरियां, क्योंकि सरकार कोई नौकरी कोई रोजगार देना नहीं चाहती और जो भी है वो सारा का सारा आउटसोर्सिंग के नाम पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो आउटसोर्सिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए तो अपने अलग से कानून बनाए। उत्तर प्रदेश के बाहर कॉन्ट्रैक्ट बेस में स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई नौकरी होती थी तो उसको 3 साल के बाद परमानेंट किया जाता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने नया ऑर्डर निकाला है कि 5 साल जॉब करना पड़ेगा और 5 साल में भी हर 6 महीने में आपको परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपका परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट अच्छा है तो ही अगले 6 महीने में आपको काम करने का अवसर मिलेगा। इसका मतलब क्या? 4.5 साल तक आप उस पोस्ट पर काम करने लायक हो और फिर आपको 6 महीने के बाद कहा जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं।
तो सारे कानून जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के विरोध में जा, इसके लिए बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जानकारी नहीं है। अब जानकारी करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। जो परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश में माननीय विकास चौधरी जी के नेतृत्व में हो रही है, उसी के लिए एक बड़ा साधन है। जैसे ये जागृति के कार्यक्रम देश भर में बढ़ेंगे, उसके लिए हम लोगों को, मीडिया के लोगों को बहुत ज्यादा इस बात की जरूरत है कि उसका प्रचार करें, और जो सामाजिक संगठन है उनको इस बात के लिए पहल करने की जरूरत है। यही मैं इस बारे में कहना चाहूंगा। जी, तो लगभग रोहिणी कमीशन और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, और विकास चौधरी जी ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश के बाद पूरे देश भर में एक ओबीसी एमबीसी को जागृत करने के लिए वो परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। तो हम एमएन टीवी की तरफ से उनकी अभी जो परिवर्तन यात्रा चल रही है उसके लिए भी शुभकामनाएं देते हैं, और अगली जो उनकी पैन इंडिया पूरे देश भर में जो परिवर्तन यात्रा होगी उसके लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि शासक वर्ग के लोगों का ये काम रहा है पहले से ही, शुरू से ही, कि वो आपस में झगड़ा लगाए, जातियों में झगड़ा लगाए, और उसी से उनकी राजनीति भी चलती है। तो इस राजनीति से हमें सतर्क रहना है। राजनीति चाहे बीजेपी कर रही हो या कांग्रेस कर रही हो, इन ब्राह्मणवादी पार्टियों की राजनीति से बहुजन समाज के लोगों ने सतर्क रहना है। यही एक संदेश है, और इसी के साथ हम ये प्रोग्राम खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। इस वीडियो में जो भी हमने जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास किया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे जो मेहमान हैं, उनसे अलग भी अगर आपकी राय है तो हमें कृपया करके वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे अगर आपके मन में कोई सवाल उपस्थित हुए हैं, निर्माण हुए हैं, तो उन सवालों को भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हमें समझे कि हम सही दिशा में अपनी चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे। आपको कौन से मुद्दे समझ में आ रहे या नहीं आ रहे, यह हमें समझ में आए, और उसके बाद हम उस पर भी अलग से कार्यक्रम बना सके। तो इन दोनों मान्यवरों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें समय दिया और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लिया। शुक्रिया। शुक्रिया संकेत जी, और विकास चौधरी जी का भी एमएन टीवी पर बहुत ज्यादा मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से भी निकाल कर हमको समय दिया।